नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से पोल पाथ पे स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि सीधे सीधे स्टेट में देखने को मिल सकते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है संवैधानिक विकास है, प्रस्तावना। संवैधानिक विकास हो गया, प्रस्तावना और विशेषताएं, मौलिक अधिकार, नागरिकता पर संबंधित हैं और संघीय व्यवस्था, केंद्र राष्ट्र संबंध। ये सारे जो है टॉपिक हैं, इन सबको मिला करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लेकर के आए हैं। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप वीडियो को स्किप मत करना। बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से देखना। जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो फैक्ट होंगे, जो रिलेटेड होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वही दूंगी। अदरवाइज़ मैं रैपिड रिवीजन लेकर के चलूँगी। जो इम्पोर्टेंट होंगे वहाँ वो मैं दूंगी, तो उनको भी आपको उतने ही ध्यान से सुनना और नोट करना है जितना कि जो लिखे हुए हैं उनको करेंगे। तो सारी चीज़ें जो भी आपके लिए न्यू हैं वो नोट डाउन करेंगे ताकि लास्ट टाइम में एक आप उसकी झलक ले सकें, यानी कि एक बार उसको रिवाइज कर सकें फास्ट टेस्ट मोड में। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। फैक्चुअल चीज़ें क्या होती भूलती जल्दी हैं, तो वो एक बार जब लास्ट टाइम में रिवीजन लेंगे सभी चीज़ों का तो भूलेंगे नहीं। तो ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियो देखें, चाहे मेरे या किसी और के, जो चीज़ आपके लिए न्यू है, जो फैक्ट है, जो आप भूल सकते हैं, उनको नोट डाउन तुरंत कर लें ताकि लास्ट टाइम में आप उनका रिवीजन ले लें। यही सफलता का एक सीक्रेट राज कह लीजिए या कुंजी कह लीजिए, कुछ भी है, इसी से सफलता मिलती है। तो आप लोग जो है नोट डाउन करने में बिल्कुल आलस मत किया करें। नोट डाउन करने से एक तो आपका फिक्सेशन बढ़ता है और प्लस आपकी चीज़ें जो हैं, मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो जाता है। प्लस मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान लगाना और जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ वो भी ध्यान देना। और यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। मिल सकते क्या है, मिलेंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं दे रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पात्रता में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्लासेस जो वीडियोस हैं 2 बार जाती हैं हमारी। एक तो सुबह 10 बजे जो प्रीमियर पर लगाती हूँ, तो वो वहाँ पर आप लाइव आकर के आंसर भी कर सकते हैं। प्लस एक शाम को जाती है, वो कल शाम को नहीं, किसी कारण से नहीं दे पाई थी, तो आज मैंने दोपहर 2 बजे उसको पब्लिश किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऑल पे क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ऑल पे क्लिक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। कभी किसी वजह से वीडियोस नहीं जा पाती है शाम को, तो वो फिर नेक्स्ट डे किसी भी टाइम मैं पब्लिश कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सारा कंटेंट आप तक पहुँचाना है। तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि नहीं मैं अगले दिन उसी टाइम पे पब्लिश करूँगी, नहीं, जब भी मेरा हो जाता है वीडियो रेडी मैं पब्लिश कर देती हूँ, ताकि क्वेश्चंस आपके पास पहुँचने ज़रूरी हैं। और मेरा टाइम इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पहुँचनी चाहिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो मोटिव यही रहता है कि किसी भी टाइम वीडियो जाए लेकिन आप तक सारा कंटेंट पहुंच जाए। और आप हमें पोल पाथ पे ज्वाइन कर सकते हैं। @ लगाने की ज़रूरत नहीं, ओनली पोल पाथ पे ज्वाइन, पोल पाथ के नाम से टेलीग्राम है, उस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। प्लस एक बात और बतानी है कि प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ प्लेलिस्ट लगी हुई है। सारी प्लेलिस्ट जो है वेरी बेनिफिशियल है, तो आप उनको टाइम, यदि आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो पक्का चेकआउट करें। बहुत ही बेनिफिशियल लगी हुई है वहाँ पर। और कोर्स वीडियो में जाकर के अपने टॉपिक, जैसे कोई टॉपिक पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो टॉपिक भी आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब शुरू करते हैं, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब हम शुरू करेंगे रैपिड रिवीजन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है? यह मूलभूत मूल्यों एवं दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। यह संविधान के सार को लिखित में रखता है। यह संविधान की आत्मा तथा कुंजी है। यह सभी है। तो बिल्कुल ये सभी हैं, जितनी भी बातें सही कही गई हैं ये सभी हैं हमारे संविधान के बारे में, तो ये सारी की सारी सही हैं। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, यहाँ संविधान के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के रखी है ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आप देख लेंगे। देखो, ये जो समाज का उद्देश्य वगैरह पूछता है, स्वरूप पूछता है, तो सबसे पहले क्या है, स्वरूप आता है। सीक्वेंस में क्या आता है, सबसे पहले स्वरूप आता है। और स्वरूप में क्या आता है कि सबसे पहला आता है जो स्रोत होता है, शक्ति का स्रोत। तो संविधान के ये भारत के लोग हैं, सबसे पहले ये आता है शक्ति का स्रोत। वो मैं लिखना भूल गई हूँ, अभी लिख देती हूँ।
शक्ति का स्रोत होता है कौन है? भारत के लोग होते हैं, भारत के लोग। यही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से आप देखिए तो आपको याद भी रहेगा और सीक्वेंस पूछता भी है। भारत के लोग है। फिर स्वरूप आता है। स्वरूप कैसा है? संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये इसका स्वरूप है। ठीक है, तो ये समाजवादी पंथनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1976 में होता है, तब ये जोड़ा गया है। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। एक ही बार प्रस्तावना में जो है चेंजेज हुए हैं, यानी संशोधन हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी के सरकार के दौरान हुआ है। उसके बाद आता है उद्देश्य आता है। देखो ये आ गया स्वरूप, जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है, ये पहले नंबर पे शक्ति आ जाता है। फिर ये उद्देश्य आता है। उसके बाद उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना हमारे जो है प्रस्तावना का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य है। ठीक है, और स्वतंत्रता, उसका स्वतंत्रता की बात होती, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। समता यानी समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, ये बात सारी बातें हो गई स्वरूप की, यानी कि संविधान का। और ये सीक्वेंस ऐसे ही आता है। ठीक है, क्या सबसे पहले आएगा? क्या आएगा? ये पूछेगा कि जो है न्याय और विचार, जो अभिव्यक्ति हैं, स्वतंत्रता, समानता में कौन पहले आता है? सीक्वेंस बताओ। तो सबसे पहले न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता आएगी, फिर समानता आएगी। यही सीक्वेंस है। इन तीनों को ज़्यादा पूछता है, बाकी ये स्वरूप वगैरह कम पूछता है। चलिए देखेंगे जो संवैधानिक सलाहकार थे कौन, तो ये BN राव महोदय थे। ये मेन फैक्ट है, ये हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया ताकि कुछ मिस आउट ना हो। ये जो है हमारा संविधान कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देशिका की बात हो रही है, प्रस्तावना, उद्देशिका जो भी कह लें आप। ठीक है, उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है और इसी उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है प्रस्तावना के रूप में। तो दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में ये देखने को मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने लिख ली हैं, ताकि आपका जो है कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटने ना पाए, आप पेपर में अच्छा करें। यही मेरा उद्देश्य है वीडियो देने का, और इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरा हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? असत्य यहाँ पर ढूंढना है आपको। राजा के द्वारा हस्तांतरित होने के उपरांत उसे जुलाई 1935 में लागू किया गया। आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्तता नहीं थी। सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधियों को अनुमन्य किया गया। तो इसमें जो है असत्य कथन को देखना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। असत्य कथन को आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्तता नहीं थी, जबकि इनके पास स्वायत्तता दे दी गई थी। इनको 1 अप्रैल 1935 को इनको स्वायत्तता जो है स्वायत्त बना दिया गया था। चलिए देखेंगे ये क्या है। संघ शब्द का पहली बार प्रयोग, हाँ ठीक है, ये भी देख लीजिए। संघ शब्द का प्रयोग पहली बार जो कब होता है, ये जो 1935 का अधिनियम आता है, इसी में सबसे पहले संघ शब्द का प्रयोग होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया होगा। और क्या है, परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसी 1935 अधिनियम के द्वारा एक परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय कहाँ, दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय, और यही आगे जा कर के भारत का सर्वोच्च न्यायालय बन जाता है। कब बनता है? 28 जनवरी 1950 को ये बन जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है और ये भी पूछता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब बना, तो 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय बन गया था। और संघ शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1935 में किया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया? किस में गाया गया? 1887 में, 1889 में, 1893 में या 1896 में? कब ये जो है गाया गया? तो ये जो है ये 1896, जो डी ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ये जो है गाया गया था। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम यहाँ रैपिड रिवीजन ले रहे हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने
लिख रखी हैं ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को हमारे संविधान में समावेश किया गया है? 40वें, 42वें, 44वें और 46वें। तो अभी अभी हमने बात की कि जो हमारे संविधान ये प्रस्तावना है, तो इसका जो है एक ही बार संशोधन हुआ है और उसमें जो पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जैसे शब्दों का समावेश किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए थे, तो इसे लघु संविधान का नाम दिया गया। ठीक, इस संशोधन को। इसमें जो है 2 नए अध्याय जोड़े गए थे, जैसे कि 4 का और 14 का। ठीक है, 4 का और 14 का 2 नए अध्याय जोड़े गए थे और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो ये सब भी फैक्ट हैं जो हमने लिख दिए, आप इनको ध्यान रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? तो B.R. अम्बेडकर ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, राजेंद्र प्रसाद ने या रजनी कोठारी ने, किसने दी है? तो ये देने वाले भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा, भारत की जो संविधान सभा थी इसको बोला था सूक्ष्म चित्र, भारत का सूक्ष्म चित्र। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय के द्वारा बोला गया था। अगला क्या है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? 1861 में हुई, 1892 में हुई या 1909 में हुई या 1911 में हुई? कब होती है ये शुरुआत? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये शुरुआत होती है जो सांप्रदायिक 1909 में ये शुरुआत होती है। 1909 में ये शुरुआत हो जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ और डेट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लीजिए। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, और 1907 में क्या होता है कि हॉब हाउस कमेटी जो होती है ये गठित की जाती है। तो ये विकेंद्रीकरण की बात करती है, शक्ति की, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। और देखिए ये बंगाल विभाजन जो है 1905 में होता है, विभाजन होता है और 1911 में रद्द कर दिया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? किसके द्वारा? 1919 के द्वारा, 1909 के द्वारा या 1919 के भारत शासन अधिनियम या 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1947 का भारत शासन अधिनियम? तो किसके द्वारा जो है किया गया है? तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है। इसी के द्वारा जो है भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। और 1935 में क्या होता है कि प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में लगा दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 1909 में सांप्रदायिक चुनाव की जो है पहल की गई और ये जो है ये मांटेमेर्लो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो, और ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से ये दोनों जाने जाते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बजट के बारे में कि बजट का पर भारतीयों को क्या क्या अधिकार कब कब मिला। तो 1892 में बहस करने का अधिकार मिला बजट पर। ठीक है, उसके पहले बजट पर भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था। 1892 में सबसे पहले इनको बहस करने का अधिकार मिलता है। फिर 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का जो है इनको अधिकार मिलता है। ठीक है, पूरक प्रश्न क्या होते हैं? एक प्रश्न के बाद जो दूसरा प्रश्न यानी कि उससे रिलेटेड कोई और क्वेरीज है तो वो उसे पूरक प्रश्न बोलते हैं। और 1919 में मतदान का अधिकार इनको मिलता है। तो ये तीनों ही डेट इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिए। आगे देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस जो है एक्ट के द्वारा किया गया? भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। एक गवर्नर जनरल जो है बंगाल का बना था, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853 या फिर 1855 के एक्ट, 1858 के एक्ट, या किसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई थी? यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
1833 के जो चार्टर एक्ट है, इसी के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की जो है पद की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको जो है पूरे भारत का बंगाल के गवर्नर को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में बनाया जाता है। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का बना दिया जाता है। ये होते कौन हैं? तो ये जो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये होते हैं वॉरेन हेस्टिंग होते हैं, जिनको बंगाल का गवर्नर से बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इसमें किसको, जो भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो ये कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं। तो ये बेंटिंग होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं। जो ये 1853 का एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसमें भारतीयों को जो है सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया था। और पहले सिविल सेवक कौन थे? सत्येंद्रनाथ थे, ये भी ध्यान रखेंगे। सत्येंद्रनाथ जो है पहले सिविल सेवक थे, पहले सिविल सेवक थे। चलिए अब आगे क्या है? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा होता है। तो ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन में रिपीटेडली आता है, इसलिए यहाँ पर संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950 या 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, बहुत ही इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही यहाँ पर। 24 जनवरी 1950 को जो है ये राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? उद्देश्य की बात हो रही, अभी हम उद्देश्य की बात वहाँ पर करके आए हैं। तो यदि आपको याद होगा तो यहाँ आंसर सही कर लेंगे। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर देखो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। ये ध्यान रखना, आर्थिक देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, आर्थिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। विश्वास और उपासना की और हो जाएगी, इसमें विश्वास की दे रखी, उपासना की हो जाएगी। तो ये सारी स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, और 2 प्रकार की समता है, 3 प्रकार के न्याय हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 1, 3 या अनुच्छेद 393 या अनुच्छेद 395। तो अनुच्छेद जो 393 है यही कहता है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम जो है भारत का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह पहचानिए। तो ये बच्चे अव्यक्ति और अवसर की समता, आर्थिक और सामाजिक समता, राजनीतिक और प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो अभी हम बात करके आए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलती है हमको, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय मिलता है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमको मिलती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। कब, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? बताएंगे इसका सही आंसर। तो ये कनाडा के संविधान से जो है अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया गया है, जबकि आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये लिए गए हैं, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ से पुनरावलोकन जो यहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान से बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली जो है यहाँ से ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली यहाँ से ली गई है। चलिए देखेंगे, आज हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखना है तो प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने
विस्तृत चर्चा की है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई? क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो 349, 389 या 450 या 545। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। तो इसका जो है बी हो जाएगा 389 बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें जो 389 पूरे टोटल सदस्य होंगे, इसमें 292 कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, और 4 कहाँ से होंगे? जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वहाँ से आएंगे, और 93 जो देसी रियासतें थी राजा महाराजाओं की, उनसे आएंगे। 93 सदस्य वहाँ से आएंगे, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रांत क्या थे? जो कि ब्रिटिश के अंडर में जो क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। और ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से होते? जैसे कि आज के टाइम पे जो यूटीज़ हैं, जो केंद्र के अंडर में सीधे आते हैं, ऐसे ही तब ये 4 प्रकार के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। तो जैसे आज की यूटीज़ रख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश, वैसे उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। तो ये सारा हो गया, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी देख लेंगे आप। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? A.O. ह्यूम थे, जॉर्ज यूले थे, अल्फ्रेड वेब थे या एनी बेसेंट थी? तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ये जॉर्ज यूले थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जबकि जो ये A.O. ह्यूम थे ये संस्थापक सदस्य थे, मतलब इसकी इन्होंने स्थापना की थी। और ये प्रथम अध्यक्ष की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमोश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो हम इसको देख चुके हैं, चलिए फिर देखते हैं। 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। तो बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द किया जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ आपका सी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? लाहौर, बम्बई, कराची या मद्रास? तो कहाँ पर किया था इन्होंने? तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन में किया था, और जो है रावी नदी के तट पर जो है इन्होंने ये घोषणा की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए, गदर पार्टी, खिलाफत आंदोलन, डांडी मार्च, चंपारण। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर आपको सारे ऑप्शन अब दिख रहे होंगे। तो ये जो है इसको सही क्रम में लगाना है। तो गदर पार्टी जो है 1913 में आती है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब आता है? 1919 की बात है ये। और डांडी मार्च कब आता है? ये 12 मार्च, इसकी डेट भी पूछता है तो इसलिए मैं लिख रही हूँ 12 मार्च 1930 में। चंपारण सत्याग्रह कब आता है? 1917 में होता है ये, ठीक है। तो अब इसको जो है सीक्वेंस में लगा लेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमने सीक्वेंस दिया है यहाँ पर, इसको सारा सीक्वेंस में लगा लेंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 1423 जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। कुछ अन्य डेट हैं जो बार बार पूछता है, जैसे कि होम रूल 1916 में ये आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की बात है 1905 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 को ये भी हुआ था। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर अलग से हमने लिख दी थी, क्योंकि एक्सप्लेन करते करते मिस आउट हो जाता है कि क्या यहाँ इम्पोर्टेंट है, तो वो पहले ही लिख लेते हैं ताकि आपका कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूटने ना पाए। निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया? किसने किया है? डलहौजी ने, कर्जन ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या रिपन ने? किसने किया था? तो जो वॉरेन हेस्टिंग इन्होंने ही क्या किया था कि भारत में कलेक्टर पद का इन्होंने सृजन किया था, ठीक है। जबकि रिपन क्या थे? तो रिपन जो ये लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सुशासन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। 1882 में इन्होंने जो प्रस्ताव दिया था, और क्या है इनसे संबंधित, और हाँ, जो इन्होंने ये लोकल गवर्नमेंट की बात की थी उसे ये उस समय क्या लोकल बोर्ड बोलते थे, लोकल बोर्ड बोलते थे। और इसको जो है स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा बोला गया है, स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा बोला गया,
ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, रिपन से संबंधित हैं। जो रिपन दिया है ये प्रस्ताव, उसे मैग्ना कार्टा बोला गया स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्का हल्का सा फैक्ट जानते रहिए, अदरवाइज़ फिर दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि टाइम की कमी है। देखेंगे संविधान सभा में गाँवों को भारत की राजनीति व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था? H.B. कामत ने, B.R. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू या K.M. मुंशी? तो संविधान सभा में गाँवों को भारत की राजनीतिक व्यवस्था आधार बनाने का विरोध जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो B.R. अम्बेडकर थे, ये इन्होंने विरोध किया था। ये ऐसा इनका मानना था कि जो है भारत में जातिवाद जो बहुत ज़्यादा है और ये जो ऊंचे वर्गों की जातियां हैं ये अपना दबदबा बना लेंगी और ये इस शासन व्यवस्था का मतलब गलत यूज करेंगी। तो इस बात पर ये नहीं चाहते थे कि गाँव में जो है ये राजनीतिक व्यवस्था, गांव राजनीतिक व्यवस्था की इकाई बने, ऐसा ये नहीं चाहते थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन कि हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित किससे संबंधित थी? तो 1857 के विद्रोह से या 1896-97 के अकाल से या जलियांवाला बाग के दुख से या बंगाल विभाजन से? तो ये जो है जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, उससे संबंधित थी। ठीक है, और इसमें जो है 8 सदस्य, इस कमेटी में जो है 8 सदस्य रखे जाते हैं जिसमें कि जांच के लिए पूरी बातों को 5 अंग्रेज होते हैं और 3 भारतीय होते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था? तो B.R. अम्बेडकर, पंडित जी, G.B. पंत या सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो आप सभी को पता है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था और इसी को जो है जनवरी 1947 में जो है इसको स्वीकार कर लिया जाता है प्रस्तावना के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। कौन से हैं? गोलमेज हैं, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, साइमन कमीशन। तो इसको हम पहले छोटा कर लेंगे, नीचे कूट भी दिए गए हैं, वो भी आप देख लें। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। गोलमेज सम्मेलन कब आता है? तो गोलमेज सम्मेलन जो है सबसे पहले देखेंगे कि ये आता है 1930 में आता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आता है? सभी को पता है 1942 में आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना कब है? 1885 में हुई थी, सभी को पता है। साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में आता है। साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 3, 4 और 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी ऑप्शन राइट होगा, ये वाला सी सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो ये जहांगीर महोदय थे, इन्होंने ही जो है किसको ये व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी। ठीक है, अंग्रेजों को। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान या B.R. अम्बेडकर? कौन थे? तो जो कानून मंत्री थे इनमें जो है B.R. अम्बेडकर ये जो थे, और जो 1947 में ये सरकार बनी थी ये अंतरिम सरकार थी। तो ये अंतरिम सरकार थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कभी पूछ लेते अंतरिम सरकार के कानून मंत्री कौन थे, तब भी B.R. अम्बेडकर ही होगा। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व थे वहाँ पर, तो सरदार पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, और ये चेट्टी थे वित्त मंत्री थे, और ये अबुल कलाम आज़ाद थे शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जान मथाई जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। तो ये सारे भी इम्पोर्टेंट हैं, बारी बारी से पूछे जाते हैं।
तो आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, तो आपको जो है 1-2 बार देखेंगे और लर्न हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? किसका है? 260 का, 355 का, 109 का या 465 का? तो वित्त विधेयक की बात करें तो ये 109 का जो है इसी का संबंध है वित्त विधेयक से। और 109 में क्या कहा जाता है कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, साफ साफ 109 में कहा जाता है। जबकि 110 जो होता है वो परिभाषा 110 में परिभाषा दी गई कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होगा, क्या क्या उसकी खासियत होगी कि वो वित्त विधेयक जो है कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं दी गई हैं और इस पर विधेयक पे हमने वित्त विधेयक और धन विधेयक इन सब चीज़ों पे हमने प्रॉपर जो है समितियां के नाम से बना रखा है। विधेयक के नाम से संसद पे वीडियोज़ में जाकर के संसद की वीडियोज़ में देखेंगे तो उसी के क्रम में किसी वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने दी हैं और वहाँ पे मेंशन भी किया है टॉपिक में। तो आप इसको पक्का देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि एक बार वीडियो देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे और ऐसे एक एक क्वेश्चन करेंगे तो फिर भी क्वेश्चन जो है आपके आंसर गलत आने की चांसेस रहेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? किसके द्वारा किया गया? छोटा कर लेते हैं। 35वां संविधान संशोधन, 36वां या 37वां संविधान संशोधन या फिर 38वां संविधान संशोधन, किसके द्वारा किया गया है ये? तो ये जो है ये 36वां संविधान संशोधन है, इसी के द्वारा किया गया है। इसमें जो है 35वां जो संशोधन होता है इसके द्वारा इसको सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और जो 36वां संविधान संशोधन होता है तो इसमें पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिल जाता है, दे दिया जाता है। 36वां संविधान जो संशोधन होता है इसी के द्वारा, ठीक है। और ये होता है शायद 1975 में होता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं? राजनीतिक समानता, व्यक्तिगत गरिमा, प्रतिष्ठा की समता, राष्ट्र की अखंडता, किसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में? तो राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया, राजनीतिक न्याय की बात की गई। देखिए थोड़ा सा चेंज कर देता है और फिर घुमाने की बात हो जाती है वही, और कुछ नहीं। तो राजनीतिक न्याय की बात की गई, राजनीतिक समानता की बात नहीं की गई है और बाकी सारे सही हैं। व्यक्ति की गरिमा की, प्रतिष्ठा की, इन सब की बात की गई, राष्ट्र की अखंडता की भी बात की गई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सूचियों को आपको सम्मिलित करना है। संविधान की अनुसूची और विषय दिए गए हैं, वो आप करेंगे। तो तृतीय में क्या है? तृतीय, चतुर्थ और छठी और नौवीं ये दिए गई हैं, इनसे संबंधित आपको बताना है। तो जो तृतीय है वो किससे संबंधित है? तो तृतीय किससे संबंधित? तृतीय जो है शपथ से संबंधित है, यहाँ पे 2 कर लेंगे। चतुर्थ किससे संबंधित है? चतुर्थ जो है ये राज्य जो है राज्यों को सीटों का आवंटन की बात करता है, तो ये है प्रतिनिधित्व, राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, 3 कर लेंगे। जो छठी है वो जनजातियों से संबंधित है, तो यहाँ पे हम 4 करेंगे। और नौवीं में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो यहाँ पर हम 1 कर लेंगे। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन बी यहाँ पर जो हमारा राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो को जो है आप सभी लाइक कर देंगे, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक पक्का करेंगे ताकि ये वीडियो आगे भी जाए और लोग भी इसको देखें, और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेंगे। यहाँ से ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट निकलते रहते हैं जो जल्दी से किसी और चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे। सब कुछ रिसर्च बेस्ड यहाँ से मैं देती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? क्या नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, लोक व्यवस्था, और क्या है? विवाह और विवाह विच्छेद। कौन सा जो शामिल नहीं है? किसकी बात हो रही? समवर्ती सूची में कौन सा शामिल नहीं है?
तो जो अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो यहाँ पर जो है लोक व्यवस्था ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है किसका है, ये राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था किसका है, राज्य सूची का विषय है, तो ये शामिल नहीं होगा। बाकी सभी जो है शामिल हैं। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52nd अमेंडमेंट, या फिर जन प्रतिनिधित्व का कानून, या फिर संविधान का 428 संशोधन अधिनियम, या संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। तो ये जो 52nd संशोधन अधिनियम है, इसी ने जो है दल बदल पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और ये जब कमज़ोर पड़ जाता है तो इसी के क्रम में आता है 91st संशोधन, 91वां संशोधन आता है। और ये कब आता है, 2003 में आता है, 2003 में आता है। और ये 92वां संशोधन कब आता है, तो ये आता है 1985 में आता है, 1985 में आता है ये। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो 92 में क्या होता है कि 2/3 यदि 2/3 सदस्य किसी दल में जाते हैं तभी जो है उस दल का विलय दूसरे दल में माना जाएगा, यानी कि दल का विलय तभी माना जाएगा, अदरवाइज जो है दल बदल प्रतिबंधित कर दिया था। और इसी में एक चीज़ और कहते हैं कि 15% जो है, यानी कि किसी जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा तो उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% से ऊपर नहीं जाएगा, एक्सीड नहीं करेगा। तो ये भी बात इसी में कही गई है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये 74वां संविधान संशोधन किससे, नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है ये, ठीक है। इसमें नगर पालिकाओं को प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है 12वीं अनुसूची, इसके द्वारा क्या है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 18 विषय रखे गए हैं। और ये 1900 यानी कि 1992 में जो है ये संविधान संशोधन होता है। और 1 जून, ये डेट पक्का ध्यान रखिए, 1 जून 1993 में ये लागू हो जाता है। तो ये सारी बातें यदि आपको लिए नया है तो वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, जेनिंग्स, केसीवियर या एवी डायसी। कौन कहता है ऐसा? तो ये जो जेनिंग्स महोदय हैं ये कहते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि संविधान में बहुत ज़्यादा वकील मतलब थे। जब संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी तो क्या है उस समय जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर वकील थे, तो इसलिए ऐसा उन्होंने बोला था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आगे क्या है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा है ऐसा? केसीवियर ने, एलेक्जेंड्रो विक्स ने, या एवी पायली ने, या BR अम्बेडकर ने। किसके द्वारा जो है ये कथन कहा गया है? तो ये केसीवियर के द्वारा जो है कहा गया है। और इन्होंने भारतीय संघ जो संघीय व्यवस्था है उसको अर्धसंघात्मक व्यवस्था भी कहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई, कब की गई? 1909 में, 1919 में, 1935 में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो द्वैध शासन प्रणाली है ये 1919 में लागू की गई। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, हम शायद देख चुके हैं इसको, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और 1909 में क्या है सांप्रदायिक जो है चुनाव प्रणाली जो है शुरू की जाती है। और चलिए देखेंगे। और 1935 में क्या है स्वायत्त कर दिया जाता है, इनको जो प्रांत होते हैं इन्हें स्वायत्तता दे दी जाती है। आगे क्या है? भारतीय संविधान है क्या है? मुख्यतया अलिखित है, परंपराओं पर आधारित है, मुख्यतया लिखित है, व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित है। तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान जो है एक संविधान सभा बना करके उसको लिखा गया, तो ये मुख्यतया लिखित है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, जो भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 9 थे, 5 थे, 7 थे, या फिर 11 थे। तो प्रारूप समिति की यदि बात करें तो इसमें जो है 7 सदस्य थे और अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। इसको ड्राफ्ट कमेटी भी बोला जाता है, प्रारूप समिति बोला जाता है, इन सारे नामों से इनको जाना जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? अविनाशी, परवर्ती, संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार है, केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो है ए राइट हो जाएगा, ये अविनाशी नहीं है। ये जो हमारा जो संविधान है ये क्या कहता है कि भारत, इसका अर्थ ये निकलता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि जो संघ है उसका विनाश नहीं हो सकता है। राज्यों को तोड़ा फोड़ा जा सकता है, कभी अलग कर दिया, कभी दो को मिला दिया, कभी इसकी सीमा उसमें उसकी सीमा उसमें कर दिया। और यहाँ पर ये भी है कि मिलने का अधिकार सबको है। एक बार जो मिल गया भारतीय संघ में उसको फिर अलग होने का हक नहीं है किसी भी राज्य को। जैसे कि सिक्किम मिला तो ठीक है, मिल गया, लेकिन अब अलग नहीं हो सकता है। तो इससे क्या बोला जाता है कि अविनाशी शब्द इससे संबंधित नहीं है, राज्यों के पुनर्गठन का नहीं है। क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की बात करता है हमारा भारतीय संविधान। जबकि अमेरिका का संविधान क्या कहता है कि जो है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, वहाँ पर उल्टा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका यही राइट हो जाएगा, यही बात जो है कर रहा है। आगे क्या है? 42 संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, कौन सा है? समवर्ती सूची का विषय है 47 है या 52 है या 61 है या 66 है? कितने विषय जो है समवर्ती सूची के विषय बन चुके हैं? ठीक है, तो ये जो है 52 बन गए हैं। इसके जब ये जो संशोधन हो गया 42 संविधान संशोधन के पश्चात 52 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आ चुके हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को, चार्टर एक्ट 1813 को, या महारानी की घोषणा 1858 में जो होती है महारानी घोषणा उसको। तो यहाँ पर भी जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो महारानी की घोषणा होती है और 1858 में जो महारानी घोषणा होती है इसी को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसमें क्या है, जो ये कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे सारे अधिकार ले लिए जाते हैं और जो ब्रिटिश साम्राज्य होता है यानी क्राउन होता है उसके अंडर में भारत का रूल और रेगुलेशन देखा जाएगा, यानी कि उसके अंडर में सारे अधिकार चले जाते हैं, उसके पास सारे अधिकार चले जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया गया, कौन से? 24वें संशोधन के द्वारा या दूसरे या 7वें या 20वें? देखो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 24वां संविधान संशोधन है इसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 368 को संशोधित कर दिया जाता है। इसमें किया क्या जाता है कि जो राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक जो होंगे उन पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ना तो राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ना तो उसमें जेबी अधिकार होता है यानी कि पावर पॉकेट वीटो होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सीधा वो साइन करेगा और साइन करके दे देगा, तो यानी कि उसको बाध्य कर दिया जाता है अनुमति देने पर। तो 24वां संविधान संशोधन जो है आप इसको ध्यान से सुन लें। इसी के द्वारा जो है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 368 को संशोधित करके क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। और 24वां संविधान संशोधन होता कब है? तो ये 1971 में किया जाता है। ठीक है, 1971 में ये किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया?
1999 में या 2001 में या 2002 में या फिर 2003 में कब जोड़ा गया? और 11वां मूल कर्तव्य कहता क्या है ये भी बताएंगे आप। तो ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 2002 में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। संशोधन कौन सा होता है? 86वां संशोधन होता है। ठीक है। और ये जो है इसमें होता क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता को ये बताया जाता है कि आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें, ये बताया जाता है इसमें। ठीक है। और जो ये मूल कर्तव्य है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो कि होता कब है? 1976 में होता है। इसके द्वारा जो है कितने 10 मूल कर्तव्य जो है संविधान में इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है। और भाग कौन सा होता है इसका? भाग जो है 4 का होता है, 4 का। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा होता है? 51 का। ये जो है मौलिक अधिकार से संबंधित सारी जानकारी, इसी में से जो है आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। उसके बाद फिर सेंटेंस देते हैं कौन कौन से कर्तव्यों में, तो उसमें 2-4 सेंटेंस ही इंपॉर्टेंट हैं, जाते सारे नहीं पूछता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के नाम उस चेक की भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। किसने ऐसा कहा है? ग्रेन्यूअल ऑस्टिन ने, केसी वेयर ने, या नेहरू ने, या केटी शाह ने। तो ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो ये जो हमारे केटी शाह महोदय हैं ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो 40 सेकेंड का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केटी शाह। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है? कौन करता है? जो 15 का सेकेंड या 17 या 23 या 18। तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो है मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम यानी कि बलपूर्वक श्रम जो करवाया जाता है, बेगार यानी कि बिना पेमेंट के काम, ये सब जो है इनको प्रतिबंधित करता है। जो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि 18 जो है उपाधियों का अंत की बात करता है। किसी प्रकार की, सब प्रकार की उपाधियों का अंत की बात ये करता है। सिर्फ जो है कौन सी? सेना के द्वारा सेना के क्षेत्र में उपाधियाँ दी जाएंगी और शिक्षण के क्षेत्र में उपाधियाँ दी जाएंगी। इन दो को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की उपाधियों का ये अंत करता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्या कहता है? ये 17 जो है अस्पृश्यता, ये कहता है अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाता है। और 15(2) भी देख ही लेते हैं। ये कहता है कि कोई भी नागरिक किसी अन्य नागरिक के साथ किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा, यानी कि ये जो लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान, धर्म, जाति, इन सब के आधार पर कोई भी नागरिक किसी के साथ जो है विभेद नहीं करेगा और ना ही उसे सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने से रोकेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये 15(2) में कही जाती हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो ये 42nd, 43rd या 44th या फिर 45th किसके द्वारा जो है इसको हटाया गया है? तो ये हटाया गया है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट होगा। 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटाया गया है। होता कब है ये अमेंडमेंट? ये होता है 1978 में ये होता है। करता कौन है? जनता पार्टी केंद्र में आती है जब, गैर कांग्रेसी सरकार, वो ये करती है। और यहाँ से हटा करके, कहाँ से? ये मौलिक अधिकारों से हटा करके इसको एक विधिक अधिकार बना देती है, विधिक अधिकार बना देती है। और कहाँ रख देती? 300A के तहत इसको इंसर्ट कर देती है। 300A में इसे रख दिया जाता है। तो अब ये संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना है, यह प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या मूल अधिकारों में, या मूल कर्तव्यों में?
तो देखो, ये जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को धारित और रक्षित करना व्यक्ति को ये सब सारी चीज़ें करनी है। तो ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है मूल कर्तव्यों में। ये बात कही गई है कि नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि संप्रभुता, एकता, अखंडता को धारित भी करेंगे और रक्षा भी करेंगे उसकी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, या फिर धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यक। तो भारत का संविधान मान्यता देता है जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, इन दो प्रकार की अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता देता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जो 100 हैं, और तो आप लोगों का फोकस जो है खोना नहीं चाहिए। अभी तो हम आधे पर भी नहीं पहुँचे हैं। अगर यदि थक रहे हैं आप तो थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए और फिर से पढ़िए, लेकिन पढ़ना है तो फोकस से पढ़ना है। बिना फोकस के आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? किसमें? 16 से 20, 14 से 18, या 15 से 19, या फिर 13 से 17। तो ये जो समता का अधिकार है 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 तक इसको प्रोवाइड किया गया है। 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता। आपका टाइम बचे इसलिए पहले से यहाँ लिख दिया है मैंने। ठीक है, और 15 क्या कहता है? लिंग जाति विभेद रोकता है। ये लिंग जात जन्म मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 16 क्या कहता है? सार्वजनिक नियोजनों में अवसर की समानता। सभी को जो भी पद वगैरह होंगे सभी को बराबर अवसर वहाँ मिलेंगे। और जो है 17 क्या कहता है? ये अभी हमने बात की, ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। 18 जो है उपाधियों की अंत की बात करता है। तो ये हो गई 14 से 18 तक। इसके अंतर्गत और भी सब सेक्शन है, लेकिन मेन जो है चीज़ें इसी में की गई। जैसे 15 का 2 अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नागरिक मूल धर्म, वंश, मूल जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी को जाने से रोकेगा। तो ऐसे इसके सब सेक्शन भी हैं, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं यही हैं और ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं। तो इसको आप जो है मेमोराइज कर लें। 14 से 18 के बीच में क्या है? समानता का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हैं कि हम हुक्म देते हैं। ये परमादेश जो 5 प्रकार की रिट जारी होती है, तो परमादेश का ये मतलब है कि हम हुक्म देते हैं। आगे है कि एक अपराध के लिए एक बार दंड। ये कहाँ पर दिया गया है? जो अनुच्छेद 20 है, ये जो है दोष सिद्धि से संबंधित है, दोष सिद्धि से निवारण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 का 2 ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा जो है अनिवार्य कर दी गई, यानी कि शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार बन चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 1951 में, 1952 में, या 1954 में? कब हुआ था ये? तो ये जो होता है, ये होता है 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन होता है। और इसमें जो है इस संशोधन के द्वारा होता क्या है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 9वीं अनुसूची कहाँ जोड़ी जाती है? संविधान में जोड़ दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इसमें यह कह दिया जाता है कि जमींदारी और जागीरदारी के अंत से संबंधित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था न होते हुए भी वैध समझे जाएंगे। तो ऐसे विधेयक वैध समझे जाएंगे। अगर मुआवजे की व्यवस्था नहीं भी हो रही है तब भी ये वह वैध समझे जाएंगे। तो ये 1951 से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, प्रथम संशोधन। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे हम। प्रिवी पर्स और देसी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया है। कब किया गया है? 26वां संशोधन, 28वां, 30वां, 32वां। तो ये किया गया भाई 26वां संशोधन के द्वारा इसको किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा 49 का। ठीक है, और ये जो है होता कब है? तो ये 1971 में भी होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये सुमेलित करना है। यहाँ है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची अभी अभी हमने बात की है कि ये पहला संशोधन था, उसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हमारा पहले का पहला ही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है? तो
ये जो जोड़ी जाती है 10वीं अनुसूची जो है 10वें संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है, तो ये यहाँ पर 3 कर देते हैं। और फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 73rd संशोधन के द्वारा, तो यहाँ पर हम कर देंगे 4। और जो 74 ये संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2। तो 1 3 4 2 ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1 3 4 2 ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है या फिर उपराष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है या केंद्रीय गृह मंत्री होता है? कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है इनका प्रावधान कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है इनका प्रावधान किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो यहाँ पर 256 से 263, 245 से 255, 264 से 291 या 252 से 360 तक कहाँ पर है ये? तो ये जो है ये प्रशासनिक संबंध कहाँ दिए गए हैं? 256 से 263 के मध्य में जो है ये प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। संघ राज्य प्रशासनिक संबंध जो है दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। जबकि 245 से लेकर 255 तक क्या दिए गए हैं यहाँ पर? ये विधायी संबंधों की बात की गई है। विधायी संबंधों की बात की गई है। ठीक है, और ये 268 से लेकर के 293 तक वित्तीय संबंधों की बात की गई है। ठीक है, 268 से लेकर के 293 तक वित्तीय संबंधों की बात की गई है। जो संघ राज्य प्रशासनिक संबंध है, ये विधायी संबंध है, ये वित्तीय संबंध है। और इसका जो है ये तीनों ही ज़्यादातर जो है प्रशासनिक ही पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी ये एडिशनल है, क्या पता कब पूछ लें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, क्या है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लिखित संविधान। क्या है इसका जो है सही आंसर? कोट आपको नीचे दे दिए गए हैं। ए में 235 की बात कर रहा है, बी में 145 की बात कर रहा है, सी में 125 की बात कर रहा है या 135 है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है? भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं आपको देखनी है, तो जो है ये कौन सा सही हो जाएगा आपका? यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका जो है ये राइट हो जाएगा, यानी कि 135 यहाँ पे कर देते हैं। शक्तियों का जो है बंटवारा होगा, और क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, और क्या होगा? लिखित संविधान होगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से किन बातों में भिन्न है? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, किस बात में भिन्न है? तो देखेंगे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इकहरी नागरिकता है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय व्यवस्था दोनों को कंपेयर करके आपको बताना है कि कहाँ पर जो ये भिन्नता है। तो ये भिन्नता है कहाँ पर है? इकहरी नागरिकता। भारत में क्या है? इस बात में भिन्न है कि भारत में इकहरी नागरिकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि क्या है? अमेरिकी में क्या है? दोहरी नागरिकता है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और स्विट्जरलैंड वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर तिहरी नागरिकता है। एक तो होती है पूरी कंट्री की, फिर होती है राज्यों की, फिर होती है स्थानीय, उनकी अपनी स्थानीय जो होते हैं उनकी, मतलब तिहरी नागरिकता चल रही है। चलिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन हमारे भारत में इकहरी नागरिकता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में
किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा करता है? 115, 116, 226 या फिर 246, कौन सा प्रदान करता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें हैं, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो ये 249 है यही प्रदान करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए ये 249 कहता क्या है? ये कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान में भाग देने वाले 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची का कोई विषय है उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती तो संसद उस पर विधि बना सकती है। और ये विधि कब तक चलेगी, यानी कि कब तक ये मान्य रहेगी? तो 1 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, 1 वर्ष, सिर्फ 1 वर्ष तक ये मान्य होगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूचियों को सम्मिलित करें। और सूचियां हैं आपके सामने। केसीवियर सहकारी संघ, किसने क्या किसको कहा है? भारतीय संघ को। केसीवियर सहकारी संघ, पाल एप्लबी अतिशय संघवाद, आइवर जेनिंग्स अर्धसंघवाद, गेनियल ऑस्टिन मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति, साहित्य केंद्र। तो कौन सा किसका है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है? केसीवियर किस अर्धसंघवाद, यहाँ पर हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है पाल एप्लबी अतिशय संघवाद बोलते हैं तो ये दूसरा ही हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स क्या बोलते हैं? मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति, यानी कि यहाँ पर चौथा कर लेंगे हम। फिर गेनियल ऑस्टिन क्या बोलते हैं? सहकारी संघ बोलते हैं, तो हम पहला कर लेंगे। तो 3241 ऑप्शन बी जो है यहाँ पर का राइट होगा। 3241। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? तो यहाँ है 249 है, 250 है, 252 है और 254 है। तो आपको कूट का प्रयोग करके बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर एक से ज़्यादा जो है ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्रदान करेंगे ये बताना है। तो देखिए 249 की तो अभी हमने बात कर ली। यदि कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है और ऐसा राज्यसभा जो है पारित कर दे 2/3 बहुमत से, तो केंद्र जो है विधि बना सकेगी। 250 आपात घोषणा के समय जो है अधिकार जो है केंद्र को मिल जाता है। और 252 क्या कहता है? जब 2 या 2 से अधिक विधानमंडल जो होते हैं वो सहमत प्रदान करते हैं तब। तो ये तीनों ही यानी ABC, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। A, B and C, ये इन तीनों पे विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर सकते। कंडीशन होते हैं वहाँ पर, लेकिन ये तीनों कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन पर जा कर के केंद्र को ये राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान कर देते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है? कानून और व्यवस्था को, स्वास्थ्य को, स्थानीय सुशासन को या फिर रेलवे को। तो जो राज्य सूची में किसे शामिल नहीं किया गया है तो ये रेलवे हो जाएगा, ये केंद्र का विषय है। जबकि स्थानीय सुशासन राज्य की राज्य सूची में है, स्वास्थ्य तो रहेगा ही रहेगा, और कानून और व्यवस्था ये भी जो है राज्य सूची में रहता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य मंडार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? तमिलनाडु ने किया था, केरल ने किया था, कर्नाटक ने किया था या फिर मध्य प्रदेश ने किया था? तो राज्य मंडार समिति का जो गठन किया था ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था। और जो केंद्र राज्य संबंध थे उसके संबंध में क्या किया था? कुछ सुझाव की बात, इसमें कुछ सुझाव देने के लिए इसको जो है गठित किया गया था। तो तमिलनाडु सरकार द्वारा इसको गठित किया गया था। देखो जो ये राज्य मंडार समिति है ये कब गठित की जाती है? 1969 में गठित की जाती है केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में जो है सुझाव देने के लिए। और ये 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो गठित ये 69 में होती, 71 में रिपोर्ट दे देती, तमिलनाडु सरकार इसको गठित करती। राज्य मंडार समिति केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सरकारिया आयोग जून 1983 में गठित किया जाता है। रणजीत सिंह सरकारिया जो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित होती है, लेकिन इसका जो है गठन यानी कि कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा ये इसका गठन किया जाता है। पुंछी आयोग की बात करें तो ये 2007 में इसको गठित किया जाता है। केंद्र राज्य संबंध के जो है संबंध में इसको
भी इसी संबंध में जो है गठित किया जाता है और मदन मोहन पुंछी इसके जो है क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये यानी कि देख लीजिए, राजमन्नार, सरकारिया और पुंछी आयोग ये सभी क्या है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित क्या है, आपकी कमेटी हैं, समितियां हैं। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 249 खंड का के अंतर्गत पारित प्रस्ताव कितने अधिक समय से लागू नहीं रहेगा। तो अभी जो खंड 49 की हमने बात की थी और उसमें बताया था कि 1 वर्ष से ऊपर जो है लागू नहीं रहेगा। जो 49 के तहत जो है जो भी विधि बनाई जाएंगी केंद्र के द्वारा वो एक वर्ष से ऊपर नहीं रहेंगी। तो ऑप्शन डी पर सीधे आइए, यहाँ टिक कर दीजिए, यही ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखेंगे, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं। तो भाई नीति आयोग का जो चेयरमैन है ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का किसको रिप्लेस किया है इसने, तो इसने जो है योजना आयोग को रिप्लेस किया है और 1 जनवरी 1915 में ये 1 जनवरी 1915 से ये क्या 1915 बता रही हूँ 2015 से ये नीति आयोग के रूप में तब्दील हो गया है। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करते हैं, हर सत्र में, किसी उद्देश्य के लिए बुलाए गए आपातकालीन सत्र में, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र एवं प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो 62 क्वेश्चन नंबर है ये क्या, इसका ऑप्शन जो है आपका सी राइट होगा, जो प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। तो जब भी आम चुनाव होंगे उसका पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र में जो क्या करेगा, दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सी राइट हो रहा है। अगला कथन है कि भारत विनाशी राज्यों का संघ है, कारण संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं है। संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा क्या है, ए सही है आर गलत है, आर गलत है ए सही है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही समझिए कि तो ये दोनों तो आपके कट गए वैसे ही। अब इसमें देखिए सही व्याख्या है कि नहीं है, तो ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो भारत विनाशी राज्यों का संघ है और संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं है। तो दोनों सत्य हैं पर ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी सत्य दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य निर्मित किए गए थे, 12, 14, 16 या 18। 15/6 का। ठीक है, तो ये जो राज्य पुनर्गठन 15/6 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, इसके अकॉर्डिंग 14 राज्य जो हैं क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं और 6 यूटीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ये जो है निर्मित की जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि फजल अली की अध्यक्षता में ये जो है जो एक कमेटी का आयोजन होता है, गठित की जाती है, जिसने जो है अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है ये अधिनियम जो है पूरी 56 के अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 यूटीज़ अस्तित्व में आई थी। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया था। तो जो है प्रथम आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था, 22 दिसंबर 1953 को किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली थे, न्यायमूर्ति आप लगा लेंगे, फजल अली साहब जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य भी इसमें थे जो कि हृदयनाथ कुंजरू और एम पणिकर ये भी थे। और क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को संसद द्वारा जो है पारित कर दिया जाता है इसको, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया जाता है, पारित करके इसको लागू कर दिया जाता है, और जिसके तहत क्या होता है कि 14 राज्य और 6 यूटीज बनते हैं। ठीक है, तो क्या 1 नवंबर 1956 को ये लागू कर दिया जाता है। तो इतनी चीज़ें जो है आप 2-3 चीज़ें इसमें मेन पॉइंट हैं वो आप लर्न कर लेंगे, हो गया ज़्यादा।
आगे देखेंगे, भारतीय संघवाद बल देता है, किस पे देता है? शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के समझौते पर या राष्ट्र की एकता पर। तो जो भारतीय संघवाद है इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र की एकता पर ये बल देता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा 65 का। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि नए राज्य का सृजन करना है तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? पहली में, दूसरी में, तीसरी में या फिर 5वीं में? तो 66 का सही आंसर देंगे। तो यदि नए राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं सभी के नाम वगैरह दिए रहते हैं। तो जब कोई नया राज्य संशोधित कुछ भी होगा, किसी सृजन होगा तो उसका कुछ नाम होगा, तो नाम पे फिर इसमें भी चेंजेज होंगे। तो यही है इसका, ठीक है। और दूसरी किससे है? वेतन भत्ते से संबंधित है, ये भी देख लीजिए यहाँ पर। दूसरी वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी क्या है? शपथ से संबंधित है, शपथ से संबंधित है। 5वीं किससे संबंधित है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे? चंद्रशेखर या चरण सिंह या फिर चौधरी चरण सिंह इनका पूरा नाम है, या फिर एच देवी गौड़ा या पीवी नरसिम्हा राव। तो इसमें जो ये दो हैं, एच देवी गौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव, यही जो है संसद के सदस्य नहीं थे जब ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा रहे थे, तब उस समय जब ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे तब। तो ऑप्शन से यानी कि 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नरसिम्हा राव थे इनके समय में जो है ये 73rd एंड 4th अमेंडमेंट आता है, जिसके द्वारा पंचायत राज और नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के समय में एलपीजी का जो है ये भी आता है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये सब जो है इनके टाइम पर ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया है? 1935 के भारतीय अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो संघ द्वारा राज्यों को आदेश देने की बात हो रही है कि ये कहाँ से जो है भारतीय संविधान ने इसे अडॉप्ट किया है। तो इसे प्राप्त किया है 1935 के भारतीय अधिनियम से अडॉप्ट किया गया है। से लगभग 75% जो है क्या है यहाँ से लिया गया। हमारा जो आज का भारतीय संविधान है तो 1935 के संविधान से लगभग 75% जो है चीज़ें यहाँ से उठाई गई हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थके तो नहीं आप लोग? मैं लगातार पढ़ा सकती हूँ तो आप लगातार पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा पानी उन्हें पी लीजिए वीडियो पॉज करके और फिर आ जाइए। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? कौन सा नहीं है? फौजदारी कानून, विवाह तथा विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक नियोजन। समवर्ती सूची की बात हो रही है, कौन सा विषय नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था जो ये है यही विषय नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है राज्य सूची का विषय है। इसी क्वेश्चन को भी हमने पहले सॉल्व किया है, थोड़ा दूसरी ढंग से पूछा गया था, बट ये सार्वजनिक व्यवस्था से ही संबंधित था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय एकात्म व्यवस्था प्रदान की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, भारत में संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। तो 70 का आप जो है सही जो है राइट आंसर करेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो ये समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सब बार बार आ रहे हैं तो बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोग नए होंगे तो मैं कह दूं कि 3 प्रकार की सूचियों का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। एक राज्य सूची होती है, ठीक है, दूसरी संघ सूची होती है, संघ, और तीसरी होती समवर्ती, ठीक है, समवर्ती। तो राज्य सूची पर विषय जो होंगे राज्य बनाएगा विधियाँ, संघ सूची पर संघ बनाएगा यानी केंद्र बनाएगा, समवर्ती सूची जो होगी इस पर दोनों बनाएंगे। लेकिन यदि संघ ने उसी विषय पर, दोनों ने जो है संघ और राज्य ने एक ही सब्जेक्ट पर कानून बना दिया है तो संघ का कानून जो है मान्य होगा, इसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। और ये क्या है, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची,
7वीं अनुसूची, इसमें जो है राज्य और केंद्र के बीच में जो है शक्ति के विभाजन किया गया है जो, तो उससे संबंधित यहाँ पर सूचियाँ रखी गई हैं। तीनों सूचियाँ इसी में है। तो शक्ति विभाजन, राज्य और केंद्र के शक्ति विभाजन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 7वीं अनुसूची है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में ही ये सारी सूचियाँ रखी गई हैं। ये तीनों सूचियाँ यानी कि इनके विषय सूचियाँ ये रखे गए हैं, ठीक है। और एक अवशिष्ट सूची होती है, तो वो केंद्र के पास रहती है। जो सब्जेक्ट अभी मतलब नए नए इवॉल्व होते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, ये जब चीज़ें जो नई नई आ रही हैं तो वो अवशिष्ट सूची में चली जाती हैं। उसका अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। तो और यदि हम अनुसूची की बात चल गई है तो आप ये भी जान लीजिए कि भारत में सबसे पहले जो है सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और अभी कितनी है? अभी 12 हैं। अभी कितनी है? 12 है। 4 जोड़ी गई हैं, जो हमने पहले बात कर ली कि 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं किससे? दल बदल वाले जो कानून है उससे संबंधित है, और 11वीं क्या है? पंचायत राज से संबंधित है, 12वीं किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। तो 8 अनुसूचियाँ पहले थी, 4 जोड़ दी गई जो हमने अभी बता दी, और अभी हमने कुछ देर पहले जो है उनका मिलान भी किया था। तो ये सब सारी बातें हैं। तो 7वीं जो राज्य और केंद्र के बीच शक्ति विभाजन किया गया है, तो वो 7वीं अनुसूची में रखा गया है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। 8वीं अनुसूची हमारे किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, और हमारे संविधान में 22 भाषाएं जो हैं रखी गई हैं। टोटल अभी इस प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने देख लिया है, नेक्स्ट देखेंगे। क्योंकि सूचियों पर हमने कुछ नहीं बताया और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे थे, इसलिए बता दिया। निम्न में किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है? तो गेनिवल ऑस्टिन है, केसी वियर हैं, या फिर मॉरिस जोन्स हैं, या फिर लिविंगस्टोन है। तो किसने किया है? 71 का सभी जो है आंसर देंगे। तो ये जो गेनिवल ऑस्टिन महोदय हैं, इन्होंने ही क्या है? सहयोगी संघवाद बोला है। किसको? भारतीय संघवाद को इन्होंने सहयोगी संघवाद बोला है। जबकि केसी वियर ने जो है अर्ध संघवाद बोला है, अर्ध संघवाद बोला है, ठीक है। अभी इनके हमने मिलान भी किया था। और जो मॉरिस जोन्स हैं, ये क्या कहते हैं? ये सौदेबाजी का संघवाद कहते हैं। तो अभी हमने किया था, फिर भी मैं आपको दोबारा करा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। तो सौदेबाजी का, मॉरिस जोन्स सौदेबाजी का संघवाद बोला है। किसको? भारतीय संविधान को। तो केसी वियर ने अर्ध संघवाद बोला है, मॉरिस जोन ने सौदेबाजी का संघवाद बोला है, गेनिवल ऑस्टिन ने सहयोगी संघवाद या सहकारी, कोई भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, वो बोला है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान, या स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सा इसमें से नहीं है वो आपको देखना है। यहाँ पर अभी नहीं की बात चल रही है। तो जो राष्ट्रपति का नेतृत्व है, तो यही जो है भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, ये सभी चीज़ें हैं इसमें। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी प्रणाली है? एकात्मक है, संघात्मक है, संघात्मक होते हुए एकात्मक है, या उपरोक्त कोई नहीं है? तो 73rd का जो है क्या है? संघात्मक होते हुए एकात्मक है। हमारी कहने को तो हमारी जो है संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन क्या है कि केंद्र की तरफ जो शक्तियों का रुझान है, तो वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं? संघात्मक होते हुए एकात्मक है। यानी कि संघात्मक के कुछ लक्षण हैं पर एकात्मक के भी हैं, तो दोनों चीज़ें हैं, मिक्स हैं। यानी कि दोनों चीज़ों से अच्छी सी चीज़ें उठा ली गई हैं, और संघात्मक होते हुए इसलिए एकात्मक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए, या संविधान लिखित है इसलिए, या संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन है इसलिए, या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है इसलिए। संघात्मक की बात हो रही है, संघात्मक की, ठीक है। तो संघात्मक में क्या होता है? सबसे इसका जो है मेन जो लक्षण होता है वो यही होता है कि उसमें जो है संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन होता है, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंध है? तो अभी अभी हमने बात की थी, 5वीं में है, 6ठी में है, 7वीं में, 8वीं में है, किस में है? तो ये जो है किस में है? 7वीं में किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है तो वो ऑप्शन सी यानी कि 7वीं अनुसूची में वो सब चीज़ें बताई गई हैं। और 7वीं अनुसूची जो है केंद्र राज्य शक्ति विभाजन से संबंधित है। 75 का यहाँ पर आपका जो है सी सही हो रहा है, ठीक है। और 8वीं किससे संबंधित है? अभी अभी हमने बात की कि ये भाषा से संबंधित है। ये क्या है? भाषा से संबंधित है। इसमें भाषाओं का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक जो संविधान में भाषाओं को सम्मिलित किया गया है ये हैं कितनी? 22 हैं टोटल। पहले कितनी थी? स्टार्टिंग में 14 थी और जो है अभी 8 और जोड़ दी गई हैं। तो मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी प्लस 8 जोड़ दी गई हैं तो ये कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं, ठीक है, 22 हो गई हैं। 6ठी क्या है? जनजातियों के बारे में प्रावधान की बात करती, प्रावधान जनजाति जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनके बारे में प्रावधान करता है 6ठी अनुसूची। 5वीं को हमने आपके लिए छोड़ रखा है होमवर्क। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 5वीं अनुसूची क्या कहती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी नहीं बताऊँगी, ठीक है। 7वीं शक्ति विभाजन से संबंधित है, वो मैंने बता ही दिया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? 25वां, 26वां, 27वां, इनमें से कोई नहीं। तो जो 76 क्वेश्चन नंबर 76 है इसका आंसर आप लोग सही करेंगे। आंसर करते रहिए, आंसर करने से आपका फिक्सेशन होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 26वां, हम पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो 26वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है ये विशेषाधिकार, राजाओं के विशेषाधिकार प्लस प्रिवी पर्स दोनों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया जाता है इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1971 में। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? विधायिका को, मंत्रिमंडल को, न्यायपालिका को या प्रेस को? तो संविधान का संतुलन चक्र जो है न्यायपालिका को माना जाता है। कहीं कहीं पर जो है संविधान चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर जो है न्यायपालिका उसको उसकी व्याख्या करके और विवादों को निपटा देती है। इसी को जो संविधान का संतुलन चक्र माना गया है। तो न्यायपालिका को संविधान को संतुलन चक्र माना गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संघ सूची का विषय नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो आप वो ध्यान देंगे कि क्या नहीं है। विदेशी कर्ज, डाकघर वंचित बैंक और अंतर्राज्यिक व्यापार या कृषि आय पर कर। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कृषि आय पर कर ये जो है संघ सूची का विषय नहीं है, बाकी सभी है। ये सारे क्या हैं? संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? परामर्शी इकाइयाँ हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, सलाहकार इकाइयाँ हैं या विधि निर्माणकारी इकाइयाँ हैं। कैसी इकाइयाँ हैं आपको बताना है। तो ये जो है परामर्शी इकाइयाँ हैं। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये क्या है? परामर्शी इकाइयाँ हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है? अमेरिका के, कनाडा के, स्विट्जरलैंड के या फिर फ्रांस के? तो भारत की संघीय जो व्यवस्था है तो ये किस कनाडा राज्य के निकट है, ठीक है। संघीय व्यवस्था कनाडा राज्य के निकट है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असुमेलित जोड़ा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? शिक्षा, समवर्ती सूची, आयकर, समवर्ती सूची, लोक स्वास्थ्य, राष्ट्र सूची, जनगणना, संघ सूची। तो यहाँ पर जो असुमेलित है वो बताना है। तो जो आयकर है ये आयकर ये समवर्ती सूची में ना होकर के ये उसमें है संघ सूची में। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर लेंगे? संघ सूची कर लेंगे। ये अगर होता तो राइट होता। फिलहाल ये आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि आयकर जो आता है आयकर संघ सूची का विषय है, समवर्ती का नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो आयकर और कृषि आय पर कर दोनों अलग हैं। कृषि आय पर कर राज्य सूची में आ जाता है, जबकि जो आयकर ये संघ सूची में आ जाता है। थोड़ा सा अंतर है, ये भी आप लेते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार हाल ही में किस आयोग को भंग किया है? किसको? अल्पसंख्यक आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग या योजना आयोग या फिर चुनाव आयोग। तो इसने जो है
योजना आयोग को भंग किया है और इसकी जगह पर जो है नीति आयोग का जो इस्टेब्लिश किया है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया है। कब किया है? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे, तो अभी भी प्रधानमंत्री भी हैं इसके ही। और इसको जो है सरकार ने क्या है, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए इसको जो है प्रेरित किया है कि ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। संघ सरकार वर्तमान कर्ज के घाटे को वहन करेगी। कर्ज प्रदान करने की मात्रा बढ़ाई जाएगी। राज्य का कुल आय व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई जब राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है तो उसे 10% जो अनुदान सहायता अनुदान दिया जाता है तो 10% कर्ज के रूप में दिया जाता है और लगभग जो है 90% उसको सहायता अनुदान, ठीक है, सहायता अनुदान के रूप में दे दिया जाता है, जो कि ये सहायता हो जाती है, उसको लौटाना नहीं पड़ता। जो को 10% कर्ज होता है जो कि उसे लौटाने की बात होती है। कर्ज का मतलब ही यही होता है कि समय आने पर लौटाया जाएगा। तो ये है विशेष दर्जा पाने का। विशेष दर्जा जो राज्य संसाधनों से हीन होते हैं या फिर और भी वहाँ पर जो है विकास से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको विशेष दर्जा दिया जाता है। या फिर गरीबी होती है तो ऐसी कुछ वहाँ खास स्थितियाँ होती हैं, कंडीशंस होते हैं जिनके द्वारा जिनके चलते उनको विशेष दर्जा दिया जाता है। तो उनमें जो है क्या है, अनुदान उनका काफ़ी बड़े हिस्से का होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई है? 1967 में, 1989 में, या फिर 1990 में, या फिर 1992 में। देखो राज्य परिषद की बात हो रही है, ये कब इस्टेब्लिश की गई हैं? तो ये इस्टेब्लिश की गई हैं 1990 में इस्टेब्लिश की गई हैं। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 1990 में जो ये इस्टेब्लिश की गई हैं अंतर्राज्य परिषद। और यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो देख लेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है संथानम समिति की सिफारिश पर इस आयोग की जो है स्थापना होती है। ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है, सीबीआई के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये सीबीआई के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो ये सारी बातें जो हैं इससे संबंधित हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत संघ में विद्यमान राज्य एवं उनके भीतर उठ रहे नए राज्य की मांग का तथ्यपूर्ण युग्म है। क्या है? उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कामतापुर, बिहार, मिथिलांचल, कर्नाटक, महाकौशल। तो आपका जो है यही जो ऑप्शन डी है यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जो है सुमेलित हैं, बाकी सभी सुमेलित हैं। जो ऑप्शन डी है कर्नाटक, महाकौशल, ये गलत हो जाएगा। ये बिहार में मिथिलांचल की मांग हो रही है, पश्चिम बंगाल में कामतापुर की, और उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की जो है मांग हो रही थी। इन राज्यों के भीतर इन जो नए राज्यों की मांग हो रही है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऊपर के 3 सुमेलित हैं, नीचे का एक असुमेलित है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य है कौन है? त्रिपुरा है, सिक्किम है, मेघालय है या असम है? कौन सा है? तो ये देखिए कि ये जो ऑप्शन बी है सिक्किम है, ये है। 100वां संविधान संशोधन है क्या? इसमें क्या हो रहा है कि कुछ जो है भारत के क्षेत्र बांग्लादेश में जा रहे हैं, कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र यहाँ भारत में आ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है यही जनसंख्या का कुछ है कि कुछ वहाँ पर जो है बहुलता है कुछ कास्ट की। तो वो जो भारतीयों की बहुलता है वो भारतीयों में आ जाएंगे, जो म्यांमार वालों की बहुलता है म्यांमार में चले जाएंगे। तो उनसे 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय, असम ये सब प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सिक्किम जो है प्रभावित नहीं हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ शॉर्ट में बता दिया है, बाकी इसके प्रावधान भी हैं, अधिनियम है, सब कुछ है, संशोधन भी किया गया है। आगे है कि किसने कहा भारतीय संघवाद को एक नए प्रकार का संघ है जो अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है? किसने कहा? ऑस्टिन ने, जेनिंग्स ने, अलेक्जेंड्रो विग्स ने या रोनाल्ड वाट्स ने? ये बात किसके द्वारा जो है कही गई है? तो ये जो है ऑस्टिन ने तो कहा है, ये बात ऑस्टिन ने कहा है कि ये एक विशेष प्रकार का संघ है जो अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है।
और साथ में इन्होंने सहकारी संघ बोला है, सहकारी सहयोगी संघ भी बोला है, तो वो भी आप याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसे पूर्व राज्य से पहले सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम। तो ये जो है कौन है? सिक्किम है। ठीक है, अभी भी हम बात कर ही रहे थे। तो ये सिक्किम को जो है सबसे यानी कि पूर्ण राज्य दर्जा देने से पहले क्या दिया गया था? इनको ये सहचारी राज्य का दर्जा दिया था। और फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसी के द्वारा इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। जबकि 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया था और 16 मई 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया था और ये जो है 22वां राज्य बना था हमारे भारत का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विभाषी राज्य बम्बई को कब विभाजित किया गया था? 1960 में, 62 में, 71 में या 2000 में? तो द्विभाषी राज्य बम्बई को विभाजित किया गया था 1960 में। इसमें जो बम्बई को विभाजित करके गुजरात एवं महाराष्ट्र ये दो बनते हैं। गुजराती बोलने वाले जो बहुसंख्यक क्षेत्र थे उसमें गुजरात और मराठी बोलने वाले में महाराष्ट्र कर दिया जाता है। भाषाई आधार पर इसका विभाजन हुआ था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि 2000 में ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का डिवीज़न हुआ था, तो वो भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से ये उत्तरांचल जो है ये उत्तराखंड बनता है और बिहार से जो है झारखंड बनता है और मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ बनता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा के निम्न में से कौन सी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? पुस्तकालय कमेटी, अधीनस्थ विधायन कमेटी, लोक लेखा कमेटी, लोक उद्यम कमेटी। तो निम्न में से कौन सी एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ये आपको बताना है लोकसभा की। तो लोकसभा के बारे में देखो, कमेटियाँ दो प्रकार की होती, स्थायी, अस्थायी, और उसमें भी होती हैं कि जो कुछ होती हैं कि लोकसभा के अंडर में काम करती हैं और कुछ होती हैं कि जो राज्यसभा की मतलब समितियां होती हैं। तो ये सब भी बातें ध्यान रखते हुए आपको यहाँ आंसर देना है कि कौन सा यहाँ पर जो है राइट है। तो जो पुस्तकालय कमेटी है ये लोकसभा की जो है स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि ये जो लोक लेखा कमेटी है ये क्या है? ये वित्तीय कमेटी है, वित्तीय कमेटी है, संसद की वित्तीय कमेटियां हैं। कितनी होती हैं वित्तीय कमेटियां भाई? 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक तो लोक लेखा हो गई, ठीक है। फिर दूसरी हो जाती है प्राक्कलन, इस पर हमने पूरी समितियों पर वीडियो दे रखा है, यदि आप देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। प्राक्कलन। और तीसरी होती है लोक उपक्रम समिति। ये 3 समितियां होती हैं जो वित्तीय समितियां होती हैं और लोकसभा से संबंधित होती हैं। ये जो लोक लेखा समिति है जो कैग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, कैग रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करवाता है, तो उसका जो है ये समीक्षा करती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियो जो है समितियों पर पड़ा हुआ है उसको देख लीजिए। अगला है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो भाई इसमें होते हैं 22। कितने? 15 होते हैं। सीधा हम आंसर पर आते हैं। 15 होते हैं कहाँ से? लोकसभा से, और 7 होते हैं कहाँ से? राज्यसभा से 7 होते हैं, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता जो है इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में संघ के मंत्री के लिए शपथ उल्लेखित है, कौन सी है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कहाँ पर जो है शपथ का उल्लेख किया गया है? तो शपथ का उल्लेख जो है द्वितीय में किया गया है इसमें। तो ऑप्शन बी आपका जो है, सॉरी, द्वितीय तो वेतन और भत्ते से है। 1 मिनट, यहाँ पे गलत है, ये गलत है।
ये जो शपथ है ये तृतीय से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रथम जो है राजसंघ के नाम, राजसंघ से संबंधित है, राज्य और संघ इन सब से संबंधित है। द्वितीय जो है किससे संबंधित है, वेतन भत्ते से संबंधित है। तृतीय शपथ से संबंधित है, शपथ। और चतुर्थ किससे, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है उससे संबंधित है। तो यानी कि आप प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व इसी में दिया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से या जनहित याचिका से, किससे ये संबंधित है। तो जो न्यायिक सक्रियता संबंधित है ये जनहित याचिका से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सूची में विभागों संबंधी स्थायी समितियाँ कितनी हैं। तो 16 हैं, 10 हैं, ये राज्यसभा होगा क्योंकि विभागों की समितियां भी बनाई गई हैं विभागों से संबंधित, तो राज्यसभा होगा। 16 है, 10 है, 8 है या 6 है। तो देखो भाई जो राज्यसभा में कितनी है, इसके अंडर में कितनी गई हैं, ये 8 गई हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो विभागों संबंधी स्थायी समितियाँ जो हैं राज्यसभा की कितनी हैं, 8 हैं। टोटल होती कितनी है, 24 होती हैं, ठीक है। 16 होती हैं किसके पास, लोकसभा के पास, और 8 होती हैं राज्यसभा के पास, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है 16 जो है ये लोकसभा की हो जाएंगी, लोकसभा इसकी हो जाएंगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो रहा है आपका। अगला क्या कह रहा है कि निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बातों को सुलझाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या लोकसभा के द्वारा या निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। तो जो है इसके विवादों को सुलझाया जाएगा किसके द्वारा, ये सर्वोच्च न्यायालय जो है इसी के द्वारा सुलझाया जाएगा। और जो है राष्ट्रपति में जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसका कहाँ है, 61 में जो है इसका प्रावधान किया गया है महाभियोग का और महाभियोग प्रक्रिया का, और संसद द्वारा चलाई जाएगी ये, ठीक है। और ये क्या है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो भाई ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसकी गांठ बांध लो। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो रहा है। अगला क्या कह रहा है कि इस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं, 30 हैं, 25 हैं या 15 हैं या फिर 22 हैं, ठीक है। तो कितने हैं, तो ये 22 हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है ये लोक लेखा समिति के बराबर ही इसमें सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति का ही एक कार्य छीन करके इसको दे दिया गया है, ठीक है। कि जैसे कैग जो है, जो ये उद्योग वगैरह होते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, जो ये तो सरकार के अंडर में जो चलते हैं, तो उनकी जब ये क्या करती है, रिपोर्ट बनाती है, उनका लेखा जोखा करती है, रिपोर्ट तैयार करती है, उनके आय व्यय का सारा सब जांच करके और राष्ट्रपति को देती है रिपोर्ट, वो राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करता है। तो उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, ये सार्वजनिक उपक्रम समिति करती है। जबकि अन्य जो होते हैं यानी कि सरकार के आय व्यय के खर्चे, अन्य जितने भी प्रकार के खर्चे होते हैं, उनका जब रिपोर्ट तैयार करके कैग राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद में रखता है, तो उन सब की जाँच कौन करता है, उन सब की लोक लेखा समिति करती है। लेकिन जो ये सरकार के अंडर में जो ये उद्योग वगैरह हैं, कंपनी वगैरह चल रही हैं, जब इनकी खास तौर पे जांच होती है तो इस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक उपक्रम समिति या लोक उद्यम समिति भी इसको बोलते हैं, तो ये करती है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं, वही सेम सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 22 राइट हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्न में कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है, लोक लेखा, प्राक्कलन, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो लोक प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। 30 इसमें सदस्य होते हैं, तो ये सबसे बड़ी क्या है, समिति है। और ये वित्तीय समिति है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाता है, बी सही हो जाता है। और जितनी ये समितियाँ हैं 1 वर्ष के लिए गठित होती है, इनका कार्यकाल अगर सिंपल भाषा में समझें तो कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष के बाद ये पुनः गठित की जाती हैं। तो हर वर्ष जो है ये गठित होती हैं।
आगे देखेंगे कि जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। जिलाधिकारी, राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का विधि मंत्री, राज्य का राज्यपाल। तो किसके अंडर में काम करता है? जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है इसी के सीधे अंडर में जिला और सत्र न्यायाधीश काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया? तो मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चरण सिंह या इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मोरारजी देसाई हैं इन्होंने ही पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखेंगे राजीव गांधी की हत्या कब हुई है? तो राजीव गांधी की हत्या जो है होती है इनकी, ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 21 मई 1991 को इनकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। 100 क्वेश्चन हमने लिए थे और कंप्लीट किए। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मुझे यहाँ पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत वेरी वेरी बेनिफिशियल हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो में डटे हैं तो वो सक्सेस को डिजर्व करते हैं, क्योंकि रेगुलरिटी एंड जो किसी चीज़ के प्रति जो हमारी डेडिकेशन होती है वही हमको सफलता तक ले जाती है। तो जो लोग भी अभी तक वीडियो में लगे हुए हैं, पूरा देख किया है वीडियो को अच्छे से समझते हुए, नोट बनाते हुए, तो वो अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बड़े अच्छे से किया है। और एक काम और करेंगे आप कि अब इस वीडियो को आप सभी जो है लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, करवाएंगे भी अपने दोस्तों से, और क्या करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं और अच्छे कंटेंट आपको दूं। जहां कहीं कमी रह रही है, अभी जैसे कि कुछ टॉपिक मेरे छूट जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो जब आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे मोटिवेशन और मिलेगा, तो वो सारी भी चीज़ें मैं कंप्लीट करके दूंगी, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई चल नहीं पाता है। तो मोटिवेशन सबका अलग अलग मिलता है। तो जब हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे काम करते हैं, जो भी पढ़ाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो उनको जब इस तरह से एप्रिसिएशन मिलता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से एप्रिशिएट किया जाता है, तो वो और उत्साहित होकर के काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो आप सभी लोग जो है यहाँ तक आप सबकी हेल्प से हम पहुँचे हैं, आगे भी अपना ऐसे ही सहयोग रखना और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों में बांटिए। आज का सेशन फिर हम यही ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ।